एक ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो समझिए ये आपका ग्लास का स्लैब है और इस ग्लास के स्लैब की मोटाई यानी कि ये वाला थिंग 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। थिकनेस यानी कि मोटाई कितने की? 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, मतलब इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो गिवन है NG बराबर 5/3। NG क्यों लिखा मैंने? G स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसलिए मैंने यहां पे NG लिखा, ठीक है। इज केप्ट ऑन एन इंक स्पॉट, यानी कि ये जो ग्लास स्लैब है ये एक इंक स्पॉट के ऊपर रखा हुआ है। इंक स्पॉट समझ में आता है सब लोग को? इंक पेन की इंक समझो ऐसे गिरी हुई है यहां पे और उसके ऊपर ये ग्लास का स्लैब आपने रख दिया है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट बीकर ऑफ वेरी थिन बॉटम कंटेनिंग वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू 8 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द ग्लास ब्लॉक, यानी कि इस ग्लास ब्लॉक के भी ऊपर, इस ग्लास ब्लॉक के भी ऊपर हम लेंगे एक बीकर इस तरह से, थोड़ा बड़ा बीकर हमने कंसीडर किया है, इस तरह से। ये हो गया बीकर। इस बीकर के अंदर क्या है? इस बीकर के अंदर पानी है, ठीक है। तो ऐसा समझ लेते हैं बीकर में टोटल पानी भरा हुआ है, ठीक है। सूरज का सवाल है बीकर क्या होता है? बीकर बीकर एक ऐसी चीज में पानी भर सकते हैं, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा आपने, पानी या सॉल्यूशंस भर सकते हैं। ऐसे ग्लास ग्लास होता है, कांच का ग्लास, उसको बीकर बोलते हैं। कांच का ग्लास उसको बीकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एक बीकर और इस बीकर में पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो मैं इस टोटल ही हाइट को कितना मान रहा हूं? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने क्या किया है, जितना बीकर है उतना ही पानी भर दिया, तो ये 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। और इस पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द इंक स्पॉट व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड द एयर। मतलब यहां पे है हवा, एयर, ठीक है। अगर आप इस एयर से इस बीकर को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप यहां से अगर इस बीकर के थ्रू, इस ग्लास के थ्रू और इस इंक स्पॉट को अगर आप देखोगे तो हमें यह बताना है कि ये इंक स्पॉट आपको कहां पे दिखाई देगा। अपैरेंट डेप्थ ऑफ द इंक स्पॉट व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड एयर, यानी कि अगर आप आउटसाइड एयर से देख रहे हो तो आप कहां कहां से देख रहे हो? आप आउटसाइड एयर से पहले पानी में देखोगे, पानी से फिर आप ग्लास में देखोगे, फिर आपको वो इंक स्पॉट दिखाई देगा। ये स्टोरी है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सिर्फ क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन?
एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का? स्टार्ट करें, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है इस तरह के क्वेश्चन में, और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि आपको रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ भी समझ में आ गया। सबसे पहली चीज आपने क्या अंडरस्टैंड करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। क्या बोला गया यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा। क्यों दो बार रिफ्रैक्शन होगा? क्यों दो बार रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि एयर में लाइट आने से पहले ग्लास एंड वाटर दोनों से रिफ्रैक्शन करेगा। सोच के देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट यानी कि इंक का स्पॉट, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बराबर? अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंक का स्पॉट बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जब इससे लाइट निकलेगी तो ग्लास यानी कि ये बंदा उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, फिर लाइट एंटर करेगी किसके अंदर? बीकर के अंदर। तो बीकर यानी कि वाटर इस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, और फिर आपके पास एयर में लाइट आएगी। मतलब लाइट कितने बार रिफ्रैक्ट होने वाली है? लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होने वाली है। एक बार ग्लास रिफ्रैक्ट करेगा और दूसरी बार वाटर रिफ्रैक्ट करेगा, उसके बाद लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी। कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि यहां पर लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होगी? क्योंकि पहले एयर में आने से पहले ग्लास रिफ्रैक्ट करेगा, फिर वाटर रिफ्रैक्ट करेगा, दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट जो मैं लिखते जा रहा हूं? क्या ये दोनों पॉइंट्स आप लोग के लिए क्लियर है? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? बराबर। तीसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि देयर विल बी two images created, but finally you will see only one image। यहां पे दो इमेजेस क्रिएट होंगी, पर फाइनली आपको एक ही इमेज दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि आपको दो दो इमेज दिखाई देंगे, आपको एक ही इमेज दिखाई देंगे। परंतु दो इमेज कैसे बन रही है और दोनों इमेज का क्या यूज है, जरा बिल्कुल ध्यान से देखिए। द इमेज created by glass will be used as an object for water। Fifth point, the image formed by water will be seen from air। इन तीन बातों को जरा ध्यान से समझे। There will be two images created,
but finally you will see only one image. Image created by glass will be used as an object for water, then image formed by water will be seen from air. अब इस बात को जरा समझे, इस बात को जरा समझे। होगा क्या पता है क्या? सबसे पहले आप ऐसा अज्यूम करें कि आप सिर्फ ग्लास को स्टडी कर रहे हैं। भूल जाइए कि ऊपर एक बीकर है, ठीक है, भूल जाइए ऊपर एक एयर है। आप सिर्फ इस ग्लास को कंसीडर करें और आप ऐसा सोचें कि आप यहां पे बैठ के, यहां पे बैठ के आप इस इंक स्पॉट को देख रहे हो, पर आप कहां बैठे हो? आप पानी के अंदर बैठे हो। भूल जाओ एयर वेयर है ऐसा सब कुछ भूल जाओ। पहले सिर्फ और सिर्फ ग्लास एंड वाटर का इंटरफेस कंसीडर करो। वन एट अ टाइम सोचो, तीन एट अ टाइम मत सोचो। एयर से पानी, पानी से ग्लास, इतना तीनों एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते तुम। तो वन एट अ टाइम तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले पानी, ये है वाटर, और तुम्हें वाटर और ग्लास का इंटरफेस यानी कि ये जगह, यहां पे बैठ के सोचना पड़ेगा। और तब तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि इस बंदे का इमेज कहां बन रहा है। तो स्टेप वन वी विल ऑब्जर्व ग्लास एंड वाटर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इंटरफेस मींस क्लास? ये लाइन जो ग्लास और पानी को अलग करती है, हम यहां बैठ के सोचेंगे, ठीक है। अगर हम यहां बैठ के सोचेंगे तो क्या होगा? आप कहां हो? आप पानी में हो। आप कहां देख रहे हो? आप ग्लास में देख रहे हो। आप हो पानी में और आप ग्लास में देख रहे हो, बराबर। कल जाने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, और वो फॉर्मूला क्या था? What was the formula? Did I tell you to remember the formula in a different manner? कल जाने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला एक डिफरेंट मैनर में याद करने के लिए कहा था। वो डिफरेंट मैनर क्या था? बिल्कुल सही, जिसमें देख रहे हैं। याद आया? याद आया? जिसमें, किसी को याद आया? कल जाने से पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, ये रहा। जिसमें देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से देख रहे हैं? याद आया? दिखा आपको ये फॉर्मूला? लास्ट लेक्चर मैंने लिख के दिखाया था आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। वापस लिख देता हूं, जिसमें देख रहे हैं उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय कहां से देख रहे हैं उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। इसलिए मैंने तुम्हें कल ये फॉर्मूला समझाया ताकि तुम इस फॉर्मूले को आज अप्लाई कर सको। सब लोगों का ध्यान अगर यहां है तो मैंने आपसे कहा कि केस वन में अपने आप को यहां बिठा के रखो। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप किस में देख रहे हो? बताओ, आप किस में देख रहे हो? किस चीज में आप देख रहे हो? बताओ। आदित्य मिश्रा, आप पानी में देख रहे हो? जरा अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। किस में आप देख रहे हैं? आप पानी से ग्लास में देख रहे हैं,
आप पानी से ग्लास में देख रहे हैं, बिल्कुल है। आप कहां बैठे हुए हैं जरा देखो, वेयर आर यू सिटिंग जरा देखो। मैंने क्या कहा, एयर वाली कंडीशन को फिलहाल के लिए भूल जाओ। मैंने क्या कहा, आप पहले यहां रखो खुद को और आप देखो कि आप पानी में से ग्लास में देख रहे हो। आप इंक स्पॉट को देख रहे हो, यू आर सीइंग दिस इंक स्पॉट। तो आप पानी में बैठे हुए हो तो कहां से देख रहे हो, पानी में से ग्लास में देख रहे हो ना। समझा ये बात को। अभी भी आधे लोग इन वाटर बोले जा रहे हैं। अबे गधे लोगों, मैंने बोला ना तुम लोग को यहां बैठना है, बराबर बराबर। समझा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें देख रहे हैं, यानी कि ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से देख रहे हैं, यानी कि पानी, R/A। ये रहा फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया हुआ है भाई, 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना दिया हुआ है, 4/3, बराबर। ठीक है, 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3। रियल डेप्थ कितने की थी, रियल डेप्थ कितने की थी, रियल डेप्थ है 2.5 की। आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर पे है, अगर आप ग्लास और वाटर इंटरफेस पे खड़े होकर देख रहे हो तो। ठीक है, आप ग्लास और वाटर इंटरफेस पे अगर खड़े होकर देख रहे हो तो यहां से आप खड़े होकर देख रहे हो, आप पानी में खड़े होकर देख रहे हो, यहां से वो इंक स्पॉट 2.5 सेंटीमीटर पे होगा। तो रियल डेप्थ 2.5 और अपैरेंट डेप्थ हमें निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन समझा, 5/4 है क्या, 5/3 है ना, 5/4 थोड़ी है। आंसर 5/4 है क्या, अच्छा वो ठीक है। आंसर आंसर बताते हैं, आंसर ठीक है कर लेंगे, पर कितने लोग को सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, एनीबॉडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन सब्स्टिट्यूशन, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द सब्स्टिट्यूशन, राइट। आपको समझ में आ रहा है, स्टेप 1 कर रहे हैं हम लोग। स्टेप 1 में हम लोग ग्लास और पानी के इंटरफेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बराबर है, बढ़िया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5/3 इंटू 3/4 बराबर 2.5/A। यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5/4 बराबर 2.5/A। क्योंकि आप ए में इंटरेस्टेड हो तो ए में कैसा आएगा, 2.5 इंटू 4/5 बराबर, यानी कि ए आएगा कितना, 2 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर आया ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर पानी में खड़े होके देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पे इंक स्पॉट है, पर असली में आपको इंक स्पॉट 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। ये देखो, ये है आपका इंक स्पॉट दिखाई देगा। कब कब दिखाई देगा 2 सेंटीमीटर पे, ये है 2 सेंटीमीटर। अगर आप कहां खड़े होकर देखते हो, पानी में खड़े होकर देखते हो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आप पानी में खड़े होकर क्यों देख रहे हो। जब क्वेश्चन खुद ये बोल रहा है कि आप आउटसाइड एयर देखो, तो आप पानी में खड़े होकर क्यों देख रहे हो। मैंने इस बात को क्लैरिटी दी, और मैंने इस बात को यह बोल के क्लैरिटी दी कि आपको पता होना चाहिए कि लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट करेगी। और मेरा 4th पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 4th पॉइंट समझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी बड़ी एक स्टोरी छुपी हुई है।
स्टोरी ये है, द इमेज क्रिएटेड बाय ग्लास विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर वाटर। यानी कि ये वाला जो इमेज, ये वाला जो अभी आप इमेज देख रहे हो, अभी जो हमने यहां पे इमेज रखा, ये इमेज ग्लास के लिए क्रिएट किया गया है। यस, ये इमेज किसके लिए क्रिएट किया गया? ग्लास के लिए। अगर ये इमेज ग्लास के लिए क्रिएट किया गया है, तो अब आप जब हवा से देखोगे, आप जब हवा से देखोगे, तो आपको ये वाली चीज एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करनी है, नॉट ये वाली चीज। आप ये वाली चीज एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे। मतलब अगर आप अब यहां खड़े होके देख रहे हो, if you are now standing here and you are looking down, this will be the second case, this was the first case। तो अगर सेकंड केस में आप कंसीडर करोगे अपने आप को हवा में, अगर आप हवा में खड़े होकर देख रहे हो, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आपके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ये वाला बंदा आपके लिए ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं। वापस फोर्थ पॉइंट रीड कर लीजिए एक बार। द इमेज क्रिएटेड बाय ग्लास विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर वाटर। यानी कि जब आप हवा से देखोगे, तो असली वाला ऑब्जेक्ट आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाला बंदा आपके लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? मैंने कहा लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है। अगर लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इस तरह का चीज होता है। हम लोग जब माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अंत में माइक्रोस्कोप भी है। सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तभी भी यही चीज हम फॉलो करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप 2 तरह के लेंसेज का इस्तेमाल करते हो, और उसमें भी एक लेंस जो इमेज क्रिएट करता है, दूसरा लेंस उसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में भी पढ़ा। अगर आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद होगा, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में इस तरह का डायग्राम था। और अगर आपको याद होगा, तो पहले वाले बंदे ने जो इमेज क्रिएट किया, दूसरे वाले बंदे ने उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया लेंस मेकर्स फॉर्मूले के अंदर। क्लियर? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। केस नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट केस 2? तैयार सब लोग केस 2 के लिए? ठीक है, मैं केस 2 यहां सॉल्व कर रहा हूं। स्टेप 2 मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज स्टेप 2। एयर वाटर इंटरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन चाहता है, क्वेश्चन चाहता है आप आउटसाइड द एयर देखो, तो हम क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है जिसमें देख रहे हो, अपॉन कहां से देख रहे हो। तो आप किस में देख रहे हो? बोलो, कम ऑन। आप एयर में खड़े होके किस में देख रहे हो? यस यस यस, आप एयर में खड़े हुए किस में देख रहे हो? वाटर में देख रहे हो, बिल्कुल सही। आप पानी में देख रहे हो, आप पानी में देख रहे हो। NW अपॉन कहां से देख रहे हो? एयर से देख रहे हो। रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है यहां पे कि सर मैं ये बात पे एग्री करता हूं या करती हूं कि मैं हवा में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, मैं ये बात भी एग्री करता हूं कि मैं पानी में देख रहा हूं, पर सर ऑब्जेक्ट तो ग्लास में है ना, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ना, बराबर? ऑब्जेक्ट तो ग्लास में है ना। यही तो आपको समझना है, यही तो आपको समझना है। यहां पे आप किस में देख रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक और बात कंसिडर करेंगे, तो ये जो बंदे को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो, हमने इसको पहले ही ठीक ठाक कर लिया है। एक्चुअल में ये बंदा क्या रियल ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये बंदा एक इमेज है, पर पानी के लिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो हमने पहले ही इसका एडजस्टमेंट करके रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी 5/3 है, आप जानते हैं। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी 4/3 है, सॉरी। तो आपने यहां पे पुट किया 4/3 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितने का होता है? क्लास 1 का होता है, इक्वल टू। क्या कोई बताएगा इस वाले बंदे की रियल डेप्थ हम कितना पुट करेंगे? बोलो।
इस वाले बंदे की रियल डेप्थ हम कितने की पुट करेंगे? 8 या 8 प्लस 2 10? 8 पुट करना चाहिए कि 10 पुट करना चाहिए? बिल्कुल सही, 10 पुट करना चाहिए। डिवाइडेड बाय अपेरेंट, हमें नहीं पता अपेरेंट कितनी है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपेरेंट डेप्थ मिलना चाहिए 10 इंटू 3 बाय 4, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप फाइनल आंसर देखेंगे 7.5 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर मैच होता है। इसका मतलब 8 प्लस 2 10, 10 मतलब तकरीबन कहीं ना कहीं यहां पे ये आपका फाइनल इमेज होगा। ठीक है, ये होगा तकरीबन, यहां से नाप लेते हैं, दिस विल बी अराउंड कितना, 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह का खेल आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल इमेज आपको दिखाई देगा। टॉपिक है सिंपल, क्या आप लोग को समझ में आया? क्या आप ये जानते हैं कि फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, आपको इस तरह से याद रखना है जिसमें देख रहे हैं और जहां से देख रहे हैं। अगर आप ऐसी वाली चीजें याद नहीं करेंगे तो पछताएंगे बाद में। कम ऑन, गिव मी यस ऑल ऑफ यू, फटाफट। स्टेप 1, स्टेप 2 क्लियर? नहीं, नॉर्मल से नहीं निकाल सकते। चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। डन है एवरीबॉडी? क्लियर है? नो डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? बढ़िया, चलिए आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जरा अच्छी तरह से समझें। इसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप TIR के टाइम पे याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होता है, कैसे होता है, जरा बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, 2 मिनट में समझाता हूं। पर ये पहला पॉइंट आप दिमाग में फिट करें, ठीक है? TIR तब होता है जब लाइट रे DM टू RM जाती है, ओनली। DM टू RM का मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, तब आपको TIR देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में यह भी लिख देता हूं, TIR नॉट पॉसिबल इफ लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल्स। मैं जानता हूं आप जानते भी नहीं है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता क्या है, पर फिलहाल सिर्फ अपने आप को इतना मनाइए कि जब भी मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम सुनूंगा तो एक बात तो क्लियर है कि लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रैवल कर रही है। इतनी एक छोटी सी बात आपको आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे सकता है। सिर्फ इतनी सी एक बात, ठीक है? सब लोगों ने इतनी सी एक बात याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है? ये देखने को मिलता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। बट अगर कोई मुझे पूछेगा
कि व्हाट इज TIR, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? आप उसको जवाब देंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट into its own medium is called TIR। डेफिनेशन वाइज सुनने से भी चीजें इतनी क्लियर नहीं होती जब तक हम लोग डायग्राम वाइज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, पर फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन वाइज पहले देख लीजिए। बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन मीडियम, इट्स कॉल्ड एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन मीडियम, इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के फॉर्मेट में। और जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा डेफिनेशन, TIR क्या होता है, सब चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक नॉर्मल। सपोज कीजिए आपने बनाया एक नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आप बनाए एक रे ऑफ लाइट, तो समझिए हमने बनाई एक रे ऑफ लाइट, ये आपकी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है नॉर्मल। मैं आपको ये बताना भूल गया कि हम लोग पानी में हैं, दिस इज वाटर। क्या है ये? वाटर। और ये है एयर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि लाइट रे पानी में से हवा में जाने की कोशिश कर रही है। अगर लाइट हवा, पानी में से हवा में जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रही है, बराबर। तो मैंने जो पहला पॉइंट लिखा कि TIR तब हो सकता है जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, तो इस कंडीशन को हम यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइट कहां से कहां जा रही है क्लास? लाइट पानी में से हवा में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब जो पहला केस है उसमें मैं TIR नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल आपको केस अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। चलिए, अगर हम नॉर्मल केस को अंडरस्टैंड करें तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि अब ये लाइट रे ऐसी जाएगी, विल द लाइट रे गो लाइक दिस? क्या लाइट रे ऐसी जाएगी? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसा बेंड होगा लाइट का? सीधा टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल सही। ये लाइट रे ऐसे अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। पता है आपको ये बात है? ठीक है, इसका मतलब आपकी लाइट रे ऐसी जाएगी। ये है आपका रिफ्रैक्टर रे, बराबर, ठीक है। अब इस वाले एंगल को आप क्या कहते हैं? ये है आपका आई, आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल है क्या? आर, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया, इस पहले डायग्राम से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें इतना सबको समझ में आता है? ये पहला डायग्राम तो सबको समझ में आता है। नो इश्यूज इन द फर्स्ट डायग्राम। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े हम लोग। पहला डायग्राम सबको समझ में आया ना? बेसिक है, कल से 4 बार यही चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, बराबर, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने किया एक और नॉर्मल, और किसी बंदे ने आपसे कहा कि एक काम करो, अब रे ऑफ लाइट को जरा ऐसे फेंको, ऐसे। पहले वाले डायग्राम में और दूसरे वाले डायग्राम में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा फर्क नजर आ रहा होगा। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया गया है। देखिए, पहले वाले में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना छोटा था, और अब जरा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, आपको साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ चुका है।
बराबर। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ चुका है, तो जब आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, जब आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, तो इस रे ऑफ लाइट के मुकाबले वो और नीचे की तरफ बेंड करेगी। देखो, ये रे ऑफ लाइट इतनी बेंड हुई थी, नॉर्मल से इतनी बेंड हुई थी, पर क्योंकि अब नीचे का एंगल बढ़ चुका है, तो रे ऑफ लाइट और नीचे की तरफ बेंड होगी। हो सकता है कि आपकी रे ऑफ लाइट ऐसी चले जाए, ये दिखा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच के देखो, अगर आपने ये वाला एंगल इंक्रीज किया, तो रे ऑफ लाइट और नीचे की तरफ बेंड होगी। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, तो लाइट नॉर्मल से और दूर भागेगी। तो पॉसिबल है ना कि रे ऑफ लाइट ऐसी चले जाए, एकदम पानी के सरफेस को चिपक के चले जाए। ऐसी रे को ग्रेजिंग रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेजिंग रे। ग्रेजिंग रे मतलब ऐसी रे जो आपके मीडियम के सरफेस को चिपक के जाती है। और ग्रेजिंग रे तब बनती है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए। कॉमन सेंस वाली बात है। क्या यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का था? नहीं। पर अभी यहां पे सबको दिख रहा है ना, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है, बराबर है। तब हमने कहा कि अगर अगर आप एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस्तेमाल करते हैं जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअल में बराबर है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है भाई क्रिटिकल एंगल? नया वर्ड सुना आपने? क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या? आई सी क्या होता है? ये वो एंगल होता है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब हमें एंगल आर बराबर 90 डिग्री मिले और रे ऑफ लाइट कैसी जाती है? गोज पैरेलल टू द डेंसर मीडियम, बराबर। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। पहले आपने अपनी लैब में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा। जब आपने अपनी लैब में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा, तो आपको एक रिफ्रैक्टेड रे मिली। उस रिफ्रैक्टेड रे का आपने एंगल मेजर किया, तो आपको पता चला कि वो एंगल 90 डिग्री का नहीं है। फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, तो आपको पता चला कि रे ऑफ लाइट थोड़ी और बेंड हो गई है। तो आपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को तब तक बढ़ाया जब तक आपका रे ऑफ लाइट आपके ही मीडियम को पैरेलल ना आ जाए, या फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ना हो जाए, तब तक आप ये कार्यक्रम करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस ने आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री दे दिया, या फिर ग्रेजिंग रे बन गई, तो उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप आज के बाद क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। स्पेशलिटी है ना, क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल केस है ना। वो स्पेशल केस क्या है? एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपको ग्रेजिंग रे देता हो, ग्रेजिंग रे देता हो। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप अब नया नाम देंगे, जिस नए नाम को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कितने लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर है? हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट क्रिटिकल एंगल कब हमारा आएगा? कब आप एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे?
कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो सकती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन सकता है, कोई ऐसे ऐसे शॉक वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ बेंड होती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसी रे मिलेगी। बराबर, डन। अच्छा, अब हम क्या सोच रहे हैं क्लास, अब हम इसमें थोड़ा और critical angle is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। सर 10th में ऐसा सिखाया था, बिल्कुल सही, 10th में सब कुछ सिखाया है, पर फिर भी आपको पता ही है कि मैं ऐसा कंसीडर करता ही नहीं हूं कि आपने 10th में कुछ सीखा है। हम पूरा का पूरा बेसिक से वापस पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कंसीडर किया था पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने याद किया हो तो मैंने एक छोटा सा कंसीडरेशन किया था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, पर अगर आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी शॉक हो गया और आप भी आई थिंक शॉक होंगे कि ये सब चीजें शायद आपको भी पता नहीं थी, या पता थी या आपने याद नहीं रखी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए भाई हम लोग टोटल डिटेल में देखेंगे, हम लोग ये डायलॉग मारेंगे ही नहीं कि भाई 10th में पढ़ा था, ठीक है। चलो, अब हम एक और प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। प्लानिंग ये है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो, आप सोच रहे हैं मैंने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर कर दिया क्रिटिकल एंगल से, देखो अभी कितना था, क्रिटिकल एंगल के बराबर था, ठीक है, पर अगर मैंने इसको ग्रेटर कर दिया क्रिटिकल एंगल से तो आपको रिफ्रैक्टेड रे के बारे में आपको क्या उम्मीदें हैं बताओ। सब लोगों का जवाब आना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे को लेके आपकी उम्मीदें क्या है। मेरी तो उम्मीदें ये हैं कि रे पानी के अंदर आ जाएगी। क्या आपकी भी उम्मीदें यही हैं? क्या आपकी भी उम्मीदें यही हैं? अब आप इस रे को, अब आप इस रे को क्या बोलेंगे, आप इस रे को क्या नाम देना चाहेंगे? इस रे को हम नाम देंगे टोटली या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे। नाम में समझो, नाम में समझो, हाँ, पूरी की पूरी रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। इंटरनली वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है क्लास? जिस मीडियम से लाइट आई, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में से आ रही है उसी मीडियम में अगर वापस बेंड हो जाए तो आप इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट थी उसी मीडियम में वापस आ जाए, पर ऐसा तभी हो सकता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो ये कंडीशन आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो हम इस चीज को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इस चीज को, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle, this implies the ray of light will bend, the ray of light will bend inside the denser medium, the ray of light will bend inside the डेंसर मीडियम। सर क्या थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा? आयुष विश्वकर्मा, जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ही नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है और जरूरी नहीं है कि होगा भी। ये वाला जो एंगल है जरूरी नहीं है कि वो इसके बराबर होगा, क्योंकि रे जो है
वो मैंने ऐसी बनाई है। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का मतलब रे पानी में आ जाना। हो सकता है कि रे यहां पे आ जाए तो भी हम उसको पानी में बोलेंगे, यहां पे आ जाए तो भी पानी में, यहां पे आ जाए तो भी पानी में, यहां पे आ जाए तो भी पानी में। तो इस यहां से लेके यहां तक पूरा पानी में आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, कभी कभी हो सकता है, पर नॉट इन एवरी केस, नॉट इन एवरी केस। ठीक है, बट मोस्टली अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करेंगे तो आपको पता ही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होता ही है। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो रे ऑफ लाइट थोड़ी भी पानी के अंदर आ गई तो आप उसको TIR बोल देंगे। ठीक है, सो हमने यहां पे क्या लिखा, व्हेन 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 angle of incidence is greater than the critical angle, the ray of light bends inside the denser medium. This is called as TIR. कितने लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा? मुझे लगता है इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगर वो 3 डायग्राम आपके दिमाग में समझ में आए होंगे तो आपको लगा हुआ यार तो बढ़िया केस था, एकदम सिंपल केस था। बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल जैसी चीजें हमें मिस नहीं करनी है, बस, है ना? सबको समझा? बराबर है। पर पता है क्या आप लोगों को, एक सवाल एक दिमाग में आ सकता है, किसी ना किसी के दिमाग में एक सवाल आ सकता है। सवाल क्या होगा पता है क्या? क्या हर मीडियम का क्रिटिकल एंगल सेम होता है? आंसर है नो, अलग अलग होता है। ठीक है, हर मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। पानी का क्रिटिकल एंगल अलग हो सकता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल अलग हो सकता है, किसी भी डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग होगा। ये पहला सवाल किसी के भी दिमाग में आ सकता है। दूसरा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक तो तरीका क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने का यह है कि आप बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, है ना? आप बैठ के क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो। सपोज मैंने आपको बोला कि रे ऑफ लाइट पानी से हवा में जा रही है, बताओ पानी का क्रिटिकल एंगल कितना है। तो आप लोग सब लोग बैठ के भी एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लगाते जाओ और ये ढूंढते बैठो कि कब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलेगा तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। पर यार ऐसा करने में तो शाम हो जाएगी, हम थोड़ी ना एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते बैठेंगे। हमें पहले से ही पता होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम पता लगा के बता सके कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकते हैं। मतलब हम ये बात करना चाहते हैं, हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे। मतलब हम एक फॉर्मूला का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? फॉर्मूला का इंतजार कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल है, वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। मैंने स्नेल्स लॉ आपको लगाना सिखाया, बराबर है? ठीक है, चलिए हम इस वाले केस में स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तैयार सब लोग? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A, बराबर। क्या आप मुझे सेकंड वाले डायग्राम के लिए स्नेल्स लॉ लगा के बता सकते हैं कैसे लिखूंगा मैं? क्या सिखाया मैंने स्नेल्स लॉ आपको? अगर आप हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं तो हवा में जो एंगल बन रहा है उसका साइन आपने लेना है, साइन R इक्वल टू, अगर आप पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं तो पानी में जो एंगल बन रहा है उसका साइन। आपका स्नेल्स लॉ तैयार है।
अगर आप इस तरह से स्नेल्स लॉ याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपने देखा मैंने स्नेल्स लॉ कैसे लगाया यहां पे क्लास, यहां पे है हवा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी में जो एंगल बन रहा है उसका साइन। क्लियर, एवरीबॉडी इज ओके विद द स्नेल्स लॉ? देखा आपने स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है? जल्दी हां या ना बोलिए। पक्का स्नेल्स लॉ आ गया? अभी तीसरी बार हो गया स्नेल्स लॉ, तीसरी चौथी बार स्नेल्स लॉ हो गया हमारा। अब किसी को टेंशन नहीं आना चाहिए स्नेल्स लॉ में। ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? एन ए साइन आर बराबर एन डब्ल्यू साइन आई बराबर एन ए साइन 90 एन डब्ल्यू साइन आईसी। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो सकता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो सकता है। बराबर, ये तो हमने सीखा, ये तो हमने सीखा। एन ए बराबर एन डब्ल्यू साइन आईसी, क्योंकि साइन 91 हो गया। बराबर, तो यहां से आप लिख सकते हो एन ए बाय एन डब्ल्यू बराबर साइन आईसी, और आप इसको लिख सकते हो साइन आईसी बराबर एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, या आप लिख सकते हो साइन आईसी बराबर 1 अपॉन एन डब्ल्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का 1 हो जाता है। बराबर है। अगर आप इसको जनरली लिखना चाहते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर बार पानी होगा, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहां से आप आईसी लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, या फिर अगर आप और अच्छे से जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इस तरह से याद करो, साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये सबसे बेटर तरीका है फॉर्मूला याद करने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हरदम रेयरर मीडियम एयर ही होगा। यहां पे एयर ऊपर था इसलिए आपने 1 पुट किया, जरूरी थोड़ी है हर बार एयर ही होगा, जरूरी थोड़ी है हर बार लाइट पानी से हवा में ही जाएगी, रेयर डेंसर से रेयरर जाएगी ना, रेयरर कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी हवा ही रेयरर होगी हर बार। तो आप अगर ऐसा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कैसा फॉर्मूला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो जब हवा नहीं होगी तो आप फंस जाओगे, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला याद करो। इस चीज से आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। साइन इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने लोगों को डेरिवेशन समझा? एकदम सिंपल था, ऊपर जाके चेक कर लो। सिर्फ और सिर्फ आपने स्नेल्स लॉ लगाया, आर की जगह पे 90 डिग्री पुट किया, आई के जगह पे आईसी पुट किया, बराबर है, साइन 91 हो गया, सीधा आपने नीचे लेके आ गए, पुट किया, आपका फाइनल फॉर्मूला हाजिर। चेक कर लीजिए, एनी डाउट्स इन कैलकुलेटिंग क्रिटिकल एंगल? सिर्फ आपको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, डेंसर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, रेयरर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। बस अगर आपको दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है तो भी आप डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल आराम से निकाल सकते हैं। डन, एनी डाउट्स? क्लियर? डन है सबके दिमाग में? क्लियर?
बहुत ही बढ़िया। अब ना लगे हाथ हम ऑप्टिकल फाइबर नाम की एक चीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या होता है पता है? आपके पास इस तरह से एक वायर होती है। इस वायर में लाइट को एट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट हिट किया जाता है। फिर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करती है। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए हम जरा एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, बिकॉज आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा वो वीडियो। टीआईआर हो रही है ना, यही तो ऑप्टिकल फाइबर है। ये देखिए, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर असली में दिखता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो छोटा सा होल है जिसमें लाइट इस तरह से एंटर करती है। फिर लाइट इस छोटे से होल में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जिस छोटे से होल में लाइट एंटर करती है उसका नाम कोर होता है, और कोर के ऊपर क्लैडिंग होता है। याद रखेंगे हरदम, जो कोर होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जो क्लैडिंग होता है वो रेरर मीडियम होता है। तो लाइट एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, यानी कि कोर से क्लैडिंग में जा रही है। उसके ऊपर तो कोटिंग है, कोटिंग है, कोटिंग है। उसके तीन लेयर, उसके ऊपर की तीन लेयर जो भी आप अलग अलग कलर में देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ये तीनों चीजें सिर्फ आपके ऑप्टिकल फाइबर को मजबूती देने के लिए होती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ कोर और क्लैडिंग है, क्योंकि हमने सीखा कि ऑप्टिकल फाइबर में डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाने की क्षमता होती है। तो सूरज का क्वेश्चन है कि क्या कोर वाटर है? सूरज, क्या सिर्फ वाटर ही डेंसर होता है? सूरज ये सवाल पूछ रहे हैं, सर कोर में वाटर है क्या? सूरज, सिर्फ वाटर ही डेंसर मीडियम होता है बेटा, और कोई डेंसर मीडियम नहीं हमारे पास दुनिया में। डेंसर मीडियम बोले तो सिर्फ वाटर होता है क्या सूरज? मैंने जब आपको ऑप्टिकल फाइबर ये समझाया टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, तो मैंने आपको पानी और हवा के बीच में समझाया। पर मुद्दा ये है कि आप ये समझें कि डेंसर टू रेरर जा रहे हैं हम। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पानी और हवा लिया है। सूरज, आपको समझ में आ रही है बातें? जरूरी नहीं है ना सिर्फ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पानी और हवा के बीच में होगा, कोई भी डेंसर मीडियम और कोई भी रेरर मीडियम के बीच में हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोर है वो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल एक डेंसर मटेरियल है, और क्लैडिंग जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल एक रेरर मटेरियल है। तो जब कोर के अंदर लाइट जाती है तो वो डेंसर से रेरर जाने की कोशिश करती है। इस चक्कर में आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। आ रही है बात, समझ में आ रही है? कितने लोग को बात समझ में आ रही है? एक और डायग्राम चेक करते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, आप देख सकते हैं अंदर जो आपको ब्लू कलर की चीज दिख रही है वो आपका कोर है।
लाइट रे ट्रैप्ड इन द कोर ऑफ द फाइबर, बराबर। और आपको जो ये आउटर मटेरियल दिख रहा है, ये वाला आउटर मटेरियल, ये कौन है? ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग। तो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाने की कोशिश कर रही है? रे ऑफ लाइट जाने की कोशिश कर रही है कोर से क्लैडिंग में, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। पर क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहां पे जानबूझ के टीआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रे ऑफ लाइट जाती तो है ऊपर, बट टकरा के वापस नीचे आ जाती है, फिर यहां से वापस टकरा जाती है, फिर वापस, फिर वापस। ऐसे करते करते रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में? आया सब लोगों को? क्लियर है एवरीबॉडी? कोर और क्लैडिंग में ये फर्क हमने क्यों रखा? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां से कहां होता है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है, इसलिए कोर डेंसर, क्लैडिंग क्लैडिंग रेयर। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करेगी तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके वापस कोर में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं लाइट कोर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, वापस कोर में आ रही है, फिर बाहर जाने की कोशिश कर रही है, वापस कोर में आ रही है, फिर बाहर जाने की कोशिश, वापस कोर में। ऐसे करते करते लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक लाइट ट्रांसफर हो जाती है, और हम लाइट को सिग्नल बना देते हैं, यानी कि हम लाइट में इंफॉर्मेशन डाल के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते हैं। दिस लाइट रे कैरी इंफॉर्मेशन। अब समझ में आया सब लोगों को? इस वाले डायग्राम से बेटर है। बस ये वाले डायग्राम में ये दिखाना चाहता था कि कितने सारे लेयर्स होते हैं, और अंदर के सिर्फ दो लेयर में हमें इंटरेस्टेड है, कोर और क्लैडिंग। उसके ऊपर के जो भी लेयर होते हैं सब ऑप्टिकल फाइबर को मजबूती देने के लिए होते हैं। असली में डायग्राम ये है। क्लियर? डन डन डन। एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे फटाफट। क्लियर है सब लोग के दिमाग में ऑप्टिकल फाइबर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है सब लोग के दिमाग में? याद रखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डेंसर से रेयर जाना है, पर जरूरी नहीं है सिर्फ पानी से हवा में जाएंगे हर बार। कोई भी डेंसर मीडियम से कोई भी रेयर मीडियम में जा सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए इतना काफी है क्लास। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर हमने कर लिया है। जरूर इस पीडीएफ को वापस स्टडी करें। अगले लेक्चर में आने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने अगला टॉपिक यानी कि रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस हमने कर लिया है शायद, बराबर है? हमने कर लिया ना, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस हमने कर लिया है। फिर हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कर लिया, आई थिंक सो, बराबर है ना? तो शायद हमें डायरेक्टली डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे जाना चाहिए, या बीच में एक आधा टॉपिक भी है, वो भी देखेंगे हम लोग, फोकस वाला। ठीक है, पर मोस्टली हम लोग सर डेंसर मीडियम में वाटर के अलावा और क्या क्या है? सूरज, कोई भी मीडियम डेंसर मीडियम जैसा बिहेव कर सकता है। जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि जैसे ग्लास और पानी का कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास डेंसर है, पानी रेयर है। पर अगर आप पानी और एयर का कंपैरिजन करेंगे तो एयर रेयर है, पानी डेंसर है। कोई भी मीडियम किसी भी मीडियम के हिसाब से रेयर और डेंसर बिहेव कर सकता है। डेंसर मीडियम होने के लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।